everyone, this is 10th class science electricity chapter, that is the chapter of physics. Here is our topic, Ohm's law. Ohm was a scientist. He gave a law to give a relation, to find a relation between V and I. V voltage, electric potential difference, and I current. He gives a relation between I and V. Firstly, he did an experiment. He prepared an instrument and starting increasing its voltage. उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ओम साइंटिस्ट ने. इसने क्या स्टार्ट किया, इसने अपना वोल्टेज की वैल्यू जो है फर्स्टली इसने 1 वोल्ट पर रखी. इसके बाद इसने क्या किया, उसी डिवाइस में, उसी सर्किट में करंट चेक करता गया कि क्या वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या करंट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है. इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का उसने ट्राई किया कि वी को इंक्रीज करने से आई पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो उसने क्या चेकआउट किया. फर्स्टली मैं आपको बाय डायग्राम ही समझा देती हूँ. ये काफ़ी ईजी मेथड होता है, किसी भी रिलेशन को समझने के लिए डायग्राम बेस्ट वे होता है. आप जब भी डायग्राम बनाते हैं आपको करना क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम रखते हैं एक्स एक्सिस पर. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट मीन्स जो किसी पर डिपेंड नहीं करती. जैसे उसने अपने सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाया या वोल्टेज को कम किया, उस पर किसी पे भी डिपेंड नहीं किया. उसने अपनी मर्जी से जिसको भी, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी किसी बात पे डिपेंड नहीं कर रही थी, उसने अपने विश से वी को इंक्रीज या डिक्रीज किया. तो ये उस टाइम पर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई जो कि वोल्टेज में ली जाती है, वोल्ट में मेज़र करते हैं. उसके अलावा जो उसने डिपेंडेंट क्वांटिटी देखी कि V पर कौन डिपेंड करता है, V के इंक्रीज या डिक्रीज करने से कौन सी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या थी, करंट. करंट जो कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, इसलिए हम इसे वाई एक्सिस पर शो करते हैं. एक्स एक्सिस पे हमेशा ग्राफ बनाते हुए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी. करंट एम्पेयर में मेज़र किया जाता है. उसने क्या मेज़र किया, उसने अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे, बिकॉज एक बारी में हमें किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं मिलता. बहुत बारी उसने ट्राई किया और लास्ट में उसे यही रिजल्ट मिला. क्या किया उसने, वोल्टेज पहले जितने भी सेट थे उसने क्या किया, उसे वोल्टेज 1 वोल्ट पे ले आया. उसने 1 वोल्ट पे लाया तो उसे लगा कि उसका जो करंट है ना, वो करंट ने रीडिंग दिखा दी 0.1 की. फिर उसने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया बाय 1 पर तो था, अब उसने 2 पर ले आया. 2 वोल्टेज की वैल्यू कर दी. तब उसने चेक क्या किया कि वो करंट भी है ना, अब 0.1 का नहीं रहा, पहले वाला नहीं रहा, वो भी इंक्रीज हो गया, वो भी अब हो गया 0.2. नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, अपने रीडिंग फिर से इंक्रीज कर दी. उसने वोल्टेज के वोल्टमीटर की वैल्यू फिर इंक्रीज कर दी, 3 पर ले गया. तो उसने देखा कि अब वो 0.2 पे भी नहीं रही, वो भी चेंज हो गई, वो भी 0.3 पर आ गई. सिमिलरली वो बार बार वोल्टेज को इंक्रीज करता रहा तो उसकी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती गई. जैसे ही उसने वापस डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज करती गई. और जितना, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक 1 अमाउंट से इंक्रीज किया तो ये भी एक फिक्स अमाउंट से ही बार बार इंक्रीज हो गया. आप यहाँ पर 1 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ 0.1 0.1 0.1 ही इंक्रीज कर रहा है. मे बी 0.22 भी हो सकता है, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि हमने वायर्स कौन से लिए हैं, उसमें किस टाइप का वोल्टेज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की वायर ली है, मेनली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. इसी टाइप से अगर आप सीधा 1 to 3 चाहते हैं तो यहाँ पर भी 0.1 से 0.3 की रीडिंग इंक्रीज हो जाती है. तो एक फिक्स वैल्यू से जब आप इंक्रीज करते हो, हमेशा फिक्स्ड वैल्यू से ही दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करती है. सो रिलेशन क्या मिला उसे कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी पे, यानी डायरेक्टली डिपेंड करती है वी पे, वोल्टेज पे. जैसे जैसे उसने वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ाई, वोल्टेज इंक्रीज की, तो करंट भी क्या होता गया, इंक्रीज. दैट मीन्स आई डिपेंड करता है वी पे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करता है. इसके इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज, इसके डिक्रीज करने से ये भी डिक्रीज. डायरेक्टली डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. डायरेक्टली का मीन क्या होता है कि आपने ये क्वांटिटी इंक्रीज की तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी. वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर वोल्टेज को डिक्रीज करने से करंट भी डिक्रीज हो जाएगा. सो हम आई डायरेक्टली टू वी लिखें या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स सेम थिंग. सो उसने लिखा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई.
इसके बाद जब भी, अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप इसको 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, आपने 2 से कर दिया तो ये भी पर्टिकुलर 0.2 से इंक्रीज करने लग गया, मतलब हमेशा वो इंटरवल सेम रहेगा, जिस इंटरवल से यहाँ इंक्रीज करोगे वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर इंटरवल बन जाएगा। तो यानी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू रहती है जिससे वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसीलिए जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम इक्वल्स लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती जा रही है उसके साथ। तो यहाँ कांस्टेंट इसने जो यूज़ किया वो था आर। आर क्या बोला इसने, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावटें, ऑब्स्टेकल, कि करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसको इसने नेम दिया रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यही थी ओम की लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है इस चैप्टर से रिलेटेड। V इज इक्वल्स टू आई आर। आप इससे अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, या फिर V अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो ये आपको, अगर आपको कोई भी दो क्वांटिटी गिवन है तो आप थर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है ये। अब आर की यूनिट क्या है, जैसे वोल्टेज V आप किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट में, आई करंट एम्पेयर में, रेजिस्टेंस किस में मेज़र की जाती है, ओम। इसकी ऐसा यूनिट है ओम, रिप्रेजेंट इसे एक बल्ब के सिंबल से, मतलब इस टाइप के सिंबल से किया जाता है। ये इसकी शो करने की इसका सिंबल है, यूनिट इसको बोला क्या जाता है, ओम। नेक्स्ट इसने वेरिफिकेशन इसी टाइप से किया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है एक डेफिनेशन से सिर्फ गुड कंडक्टर क्या होते हैं, रेजिस्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो क्या है कंडक्टर, कंडक्टर क्या होंगे, यानी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली जाने देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होने देंगे। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होने का मतलब क्या है, करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा। अब आप क्या बात कर रहे हैं, करंट ज़्यादा। आप यहाँ से एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर है ना, मान लो V की वैल्यू 12 है, तो आपको दो चीज़ों की मल्टीप्लाई 12 के इक्वल लाना है ना। आपके पास अलग अलग वैल्यू सोच लीजिए खुद से, 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6 तब भी 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 लेंगे तब भी 12 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 लेंगे तब भी 12 आएगा। अब इनको आप अपोजिट लिख सकते हैं, सिर्फ यही है ना जिनका आप 12 आंसर निकाल सकते हैं दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से। अब आप देखिए इसका रिलेशन मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। देखिए अगर आप मान लें कि आपके वोल्टेज की वैल्यू है 12, आई की वैल्यू आपने फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है और आर की वैल्यू नेक्स्ट लास्ट वाले नंबर पे। पहले आई की वैल्यू थी 1, रेजिस्टेंस था 12, यानी रुकावटें ज़्यादा तो करंट क्या हो गया, करंट। आपने जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस का क्या हो गया, कम। आई की वैल्यू और बढ़ा दी, रेजिस्टेंस और भी कम। आई की वैल्यू और इंक्रीज कर दी, रेजिस्टेंस और भी डिक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स क्या है, आई और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इन्वर्सली को हम कैसे शो करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर से शो किया जाता है। इन्वर्सली को 1 अपॉन से, कि इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे ये कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली का है, इसका मतलब इनमें से जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होने के बाद एक फिक्स नंबर के इक्वल आ जाता है ना, तो ये हमेशा इन्वर्सली होती है, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो आई और आर इन्वर्सली है, और ये होता भी है। रुकावटें आप ज़्यादा ले देंगे, रुकावटें ज़्यादा तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो रुकावटें ज़्यादा होने से करंट क्या हो जाता है, कम। और रुकावटें आप बिल्कुल कम कर दीजिए तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये होता है इसका मीनिंग। तो आई और आर का रिलेशन भी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए गुड कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने देते हैं। इजीली पास होने देंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा पास होने देंगे, अच्छे से पास होने देंगे, यानी उनमें क्या होती है, रेजिस्टेंस बिल्कुल लो। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो होता है और करंट ज़्यादा, हमसे क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स। नेक्स्ट जो आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, बिल्कुल इनके अपोजिट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। कौन नहीं होने देंगे, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने दे रहे, बिल्कुल कम है, जिनमें रुकावटें बहुत ज़्यादा होंगी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्स्टेकल, वहाँ करंट बिल्कुल लो होगा, जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऐसी डिवाइसेस
इंसुलेटर कहलाती हैं। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर डिवाइस का नेम है। जैसे आप वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो रजिस्टर एक डिवाइस है जहाँ से हम रेजिस्टेंस को सेट करते हैं। हम किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी गैजेट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, रजिस्टर सेट किया जाता है। और एक वेरिएबल रजिस्टर आपको सुनने को मिलेगा, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे, या फिर इसी को एक और नेम दिया गया है रियोस्टेट। ये क्या होता है? ये डिवाइस है बेसिकली, जैसे वोल्ट मीटर होता है, मीटर होता है, सिमिलरली ये भी डिवाइस है। इसमें भी यूनिट्स लिखी होती हैं 0 1 2 3। आप बार बार इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी बहुत सारा आप नंबर, रेजिस्टेंस की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बार बार चेंज कर सकते हैं। उसी डिवाइस को क्या कहते हैं? रियोस्टेट।